नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 है मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक का। आपको पता होना चाहिए कि एक क्लास के अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 400-500 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन बुक को हम लोग शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, आप लोग के डिमांड पे लुसेंट वस्तुनिष्ठ पूरा कंप्लीट कराने का वादा मैंने करा था। उसी सिलसिला में आज का क्लास नंबर 2 है। इससे पहले एक वीडियो और आ चुके थे, तो बीच में डिले हो गया कुछ दिन का, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरे काम में व्यस्त हो गया था। अब रेगुलर आपको क्लासेज मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है ये। इसके अंदर जितने भी है, देख सकते हैं कितना हैवी ये किताब है। इसके जितने ऑब्जेक्टिव है सारे आपके बीच रखेंगे। पहला क्लास में अगर देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली 500 के करीब 400-500 क्वेश्चन मैंने रखा था और सारे पॉइंट हमने क्लियर करा था। मैं बता दूँ, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप देख सकते हैं। यहाँ से जो पहला क्लास चला था वो मैं बता दूं, भारतीय इतिहास का हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का क्लास पहला चला था, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर हमने उसमें करा था वैदिक संस्कृति करा था, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट करा था। उसके बाद जो हमने थर्ड चैप्टर करा था उसका नाम है महाजनपद काल, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक का क्वेश्चन किया था और सारे प्रीवियस ईयर है। उसके बाद हमने करा था थर्ड का दूसरा चैप्टर धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी सदी ईसा पूर्व तक का क्वेश्चन करा था। आज जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हम लोग करने जा रहे हैं मौर्य काल। तो आपसे रिक्वेस्ट छोटा सा रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करके आप चाहे तो बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको आसानी से मिल जाए। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन पर आपको बड़ा सा क्वेश्चन दिखे तो आपको समझ में ज़्यादा बात है। सबसे पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि मौर्य काल कब से कब तक था। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के समय को हम लोग क्या कहते हैं, मौर्य काल कहते हैं। मौर्य काल इसलिए कहते हैं क्योंकि मगध साम्राज्य का सबसे ज़्यादा उदय इसी समय हुआ है, इसीलिए धीरे धीरे समझ में आएगा। आराम से देखिए, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ बेहतरीन वाला, जो कि मैं लिख देता हूँ जहाँ तहाँ, आप देखिएगा, बताते रहूँगा मैं। पहला क्वेश्चन है चाणक्य अन्य नाम क्या है। चाणक्य का नाम बहुत सारा रखा गया है, उसमें एक है विष्णुगुप्त, ये आंसर हो जाएगा मेरा। लेकिन इसके अलावा इनको कौटिल्य के नाम से जानते थे। पता होना चाहिए कि घनानंद ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य को निकाल दिया था अपने दरबार से। उसके बाद कौटिल्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को इतना मेहनत करा, उसको इतना आगे बढ़ाया कि उसने कल होके घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिंहासन हासिल किया था। आइए आगे समझते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। तो आंसर आप क्या दीजिएगा, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, इसका जो तुलना किया जाता है वो मैकियावेली से किया। मैकियावेली ने जो लिखा है प्रिंस, उस पुस्तक से तुलना किया जाता है किसका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। आपको सबसे बड़ी बात है, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन यह राजनीति पर आधारित पुस्तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। क्लियर है बातें? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गई ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ये शब्द से ही पकड़ लेना, सुसीम को हत्या करने वाला अशोक था। राजा अशोक जो था, ये राजा गद्दी पर बैठना चाहता है, इसने अपने क्या किया, सुसीम भाई था उसका हत्या करा था बड़ा भाई को, और उसके बाद ये इसको गद्दी मिला था। वरना इसको तो नहीं मिलता ना, बड़ा भाई को मिलता है। सोच के देखिए। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था। तो आंसर हो जाएगा करुबाकी। इनके 3-4 पत्नियां थी, जिसमें एक करुबाकी थी। इनकी बातों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित अशोक थे। तो देखिए, इसका एक ट्रिक है याद रखने का। करुबा वचन लोगों को प्रभावित कर देता था। करुबाकी जो थी कैसा वचन बोलती थी, करुबा वचन था। करुबाकी, करबा से याद रखिएगा, अशोक को ज़्यादा क्या हुई थी, पसंद आई थी। आगे आपका, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों के एक रूपता में किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो देखिए, इसका आंसर इस किताब के हिसाब से दिया हुआ है अर्धमागधी। समझे, अर्धमागधी ये प्रकृत भाषा का ही रूप है। लेकिन जो बाद के जो ये जब आए थे 2000, सॉरी, कुछ गाड़ियाँ इतना आवाज़ करता है कि मुझे वीडियो पॉज करना पड़ जाता है। कोई नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि जब ये क्वेश्चन आया था SSC 2000 में, उस समय आंसर तो यही था। बट क्या हुआ, बाद के वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने क्या किया, मागधी को आंसर कहता है कि अशोक ने अपने सबसे ज़्यादा एकरूपता प्रकृति का किया था, मागधी का। ठीक है, आगे आइए। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। बिंदुसार कौन है, गौर से सुनिएगा। बिंदुसार जो है अशोक के पिताजी हैं, और बिंदुसार किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का ये बेटा है। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, बिंदुसार का बेटा अशोक है। तो वही कह रहा है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पे भेजा था, क्योंकि बाप था, बेटा को कहा फलना जगह जाओ, तो कहाँ भेजा, तक्षशिला। ये तक्षशिला पाकिस्तान में अभी पड़ता है फिलहाल। क्लियर हो रही है ना बातें, समझ में आनी चाहिए हर एक पॉइंट। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम
देवान प्रिय था, मतलब देवों को बहुत प्रिय था, तो उसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक को ही देवान प्रिय कहा जाता, प्रियदर्शी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश की यदि बात करिएगा तो मौर्य सबसे पहले हो जाएगा। 322 से लेकर 185 BC है, बिफोर क्राइस्ट यहाँ लिखा हुआ है। 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 73 BC से लेके 28 BC तक का समय है कण्व का। कण्व का 73 BC से लेके 28 BC तक का है। ये दोनों BC का है इसमें, और ये दोनों आफ्टर का है। उसके बाद है आपका गुप्त वंश की बात करिएगा तो 319 से लेकर 550 तक चला था। तो एक सेकेंड और दीजिए मुझे। कुषाण की बात करें तो 1 से लेकर 3 AD है, ये आगे आ गया एना डोमिनी, समझे। एक समझ रहे होंगे, उतना तो जान ही रहे होंगे, आगे ये बढ़ गया। आगे कह रहा है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो आंसर क्या दीजिएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य या चाणक्य जिसको बोलते हैं हम लोग, दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया? तो बौद्ध को। हुआ क्या कि कलिंग युद्ध में इतना लोगों को मरता हुआ देखा अशोक ने, अशोक का दिमाग परिवर्तित हो गया कि मेरे एक युद्ध के वजह से इतना लोग मर गया, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध उसने अस्त्र त्याग दिया और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन यही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वो जैन धर्म को अपनाया था, ये सब याद रखना है। इनके जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म अपना लिए थे अंतिम समय में। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? वो चाणक्य था। चाणक्य ही जो था चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे ज़्यादा शासन विस्तार करवाया। मैं थोड़ा पहला क्वेश्चन में ही जवाब दिया था आपको। सांची किस काल व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो आप याद रखिएगा, ये सांची है आपका MP में, मध्य प्रदेश में है, और ये बौद्ध मूर्तिकला के बारे में ज़्यादा बताता है। एक सेकेंड, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन। कह रहा है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। देखिए यहाँ जैन धर्म आया है तो क्या मारिएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अशोक क्या अपनाया था? पता होगा माइंड में। जी हाँ, बौद्ध धर्म। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करा था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन्न था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, फिर से सुनिएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा था, उसका नाम क्या था? तो उसको पन्न के नाम से याद है, पन्न, जैसा आपको लिखा हुआ दिख रहा है वही नाम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं रहा है? मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी रहे हैं, अशोक भी रहे हैं, बिंदुसार भी रहे हैं। सबसे पहले ये रहे हैं, उनका बेटा ये, उनका बेटा ये। लेकिन अजातशत्रु हर्यक वंश का था, तो ये आंसर तो यही होगा असल में कि ये इसके वंश का नहीं था। क्लियर हुई बातें? ये पूछा जाता है कि अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से संबंधित था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन है? इनका बाल बच्चा होगा, यानी कि इन्हीं का बेटा हुआ जिसका नाम कुणाल। याद रखिएगा, पद्मावती और अशोक का ये बेटा है कुणाल। पीछे एक आपने नाम सुना था, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ, करुबाकी आपने यहाँ सुना था। आप देखेंगे करुबाकी किसका है? अशोक का ही पत्नी का नाम है करुबाकी। इससे बहुत प्रभावित हुए थे। लेकिन ये जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पर आ जाऊँ ताकि आपके माइंड में पूरा क्लियर हो सके। कहाँ पे गया कुणाल वाला क्वेश्चन? हेयर इज द कुणाल क्वेश्चन। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? तो कुणाल था। ये पद्मावती और अशोक का बेटा था। पद्मावती और अशोक का बेटा था यह कुणाल, यही उत्तराधिकारी बना था। मुद्राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखदत्त है। और विशाखदत्त जो है मुद्राक्षस लिखे, इसमें मौर्य समय का सारा डिटेल लिखा गया है, कैसा राजतंत्र था, क्या क्या था, डिटेल था, सारा चीज़ लिखा हुआ है मुद्राक्षस में। नाटक है एक तरह का। और विशाखदत्त का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी बार एग्जाम में आया इसका कोई गिनती नहीं है। आगे कह रहा है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो आपको जैसा कि मैंने बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की जो भी व्यवस्थाएं थी उस सभी के बारे में बताया गया है। दूरभी संधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जीते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन तीनों जगह को जीतने वाला तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जो इन तीनों जगह को जीत लिया था। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार का राजवंश की स्थापना किया था? अशोक। अशोक में सहिष्णुता भी था, उदारता भी था, करुणा भी था, ये तीनों था अशोक के अंदर, इसलिए अशोक को महान बनाता है इतना। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो देखिए, गिरनार गुजरात में है, कांधार अफगानिस्तान में है, टोपरा हरियाणा में जगह है, यहाँ भी है। लेकिन पाटलिपुत्रा बिहार में नहीं है। पाटलिपुत्रा बिहार में नहीं है, टोपरा हरियाणा में है, कांधार अफगानिस्तान में है, गिरनार गुजरात में है। क्लियर हुई बातें? ये जगह भी याद रखिएगा, मैं लिख दिया हूँ इसीलिए। गिरनार गुजरात में है, कांधार अफगानिस्तान में है, टोपरा कहाँ है? हरियाणा में है।
अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा है समकालिक था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन क्या था? तो चंद्रगुप्त का ही तो मेन हीरो यही था। हीरो चंद्रगुप्त को बनाने वाला ही कौटिल्य था, कोई और नहीं था। अगला, नंद वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद मगध पर कौन सा शासन आएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आंसर देखिए मौर्य वंश। गौर से सुनिए, नंद वंश के घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे? मौर्य वंश का स्थापना किया था। सबसे बड़ा हेल्प करने वाला यही यही कौटिल्य था, जिसको कि हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। समुद्रगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त वो दूसरा आदमी है। तो याद हो गया कि नंद वंश के पश्चात मगध पर कौन आया? मौर्य वंश का रहा है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा? तक्षशिला था, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए 7वीं, एक मिनट रुक जाइएगा, मतलब 7वीं शताब्दी के समय की ये बातें हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं समझाता हूँ। देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर तो आप समझ गए, तक्षशिला पाकिस्तान में है। लेकिन अगर कोई बोले तक्षशिला का स्थापना करने वाला कौन था, तो ये हुआ था भरत के पुत्र था। भारत नहीं, भरत होता। भरत के पुत्र जो थे, तक्ष नाम था उनका, उन्होंने तक्षशिला का 7वीं सदी में स्थापना किया था। ये मैं बताना चाह रहा था कि मौर्य काल का शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र तक्षशिला पाकिस्तान है, लेकिन इसको स्थापित 7वीं सदी में कौन किया था? भरत के पुत्र तक्ष ने किया था। आगे आइए, नेक्स्ट का रहा है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका। मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या था? इंडिका। आपको पता होना चाहिए मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। मौ से मौर्य, मौ से मेगास्थनीज। याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज आया था, यूनान से आया था। ये भी शब्द को याद रखना है, कहाँ से आया हुआ ये बंदा था? यूनान से आया हुआ था। और उसका किताब का नाम इंडिका था, याद रखिए। यहाँ का, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। अभी मैंने बताया, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया मुद्राक्षस। क्या है? मुद्राक्षस। अगला है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका में है। देखिए, पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन आपको इंडिका में मिलेगा, बात समझे। और इंडिका लिखने वाला मेगास्थनीज थे। लेकिन अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलेगा, तो ये मुद्राक्षस में मिलेगा, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। अगला है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो प्राकृतिक भाषा ज़्यादा है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया? तो मौर्य राजा जो दक्कन को जीतने वाला था वो चंद्रगुप्त थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बात चल रहा है। नेक्स्ट है आपका, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 श्रेणी में बांटा है। सप्ताह के 7 दिन होता है, इससे याद रखिएगा। मेगास्थनीज 7 दिन में मतलब बांटा था, 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो मैंने बता दिया था शुरू में ही, राजनीतिक बिंदुओं पर ज़्यादा पहलू डाला हुआ है वो। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक ने साम्राज्य में शामिल नहीं था? अशोक के साम्राज्य में जो श्रीलंका शामिल नहीं था, अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग था। बात समझ में आ रही है बातें? आगे समझिएगा। कह रहा है पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाई थी। ऑप्शन के हिसाब से यही आंसर बेस्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है, तो लकड़ी का बना हुआ है, और कुम्हरार में अभी भी है, जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। कुम्हरार में देखने को मिल सकता है, पटना के कुम्हरार में। कह रहा है बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने किया था। कौन से लोगों ने किया था? आजीवकों ने किया था। आगे कहा जा रहा है आपको, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कहाँ पे बोल रहा है? पश्चिम भारत। भारत को देखेंगे तो पूर्व पश्चिम समझ रहे होंगे, तो गुजरात तक आंसर दीजिएगा। तो कौन सा जगह दीजिएगा? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें गुजरात में है ये जूनागढ़। तो इसी में पता चलता है कि चंद्रगुप्त का क्या था प्रभाव, कहाँ तक था? पश्चिम तक पूरा फैला हुआ था, गुजरात तक। असल में जो मगध का मेन केंद्र कहाँ था? पटना के आसपास था, पटना गया इसी आसपास, लेकिन कहाँ तक? गुजरात तक फैला हुआ था। ये कमाल की बातें हैं। केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो था भाब्रू स्तंभ। ये है जयपुर राजस्थान में है। ये भाब्रू स्तंभ कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। समझ में आ रही है बात? इसमें ही अशोक ने अपने आप को क्या बताया है? मगध का सम्राट कहा है। अब एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है, ये इसको मैच करते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक तरफ में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। तो आप बच्चा ये जानता है कि चंद्रगुप्त को हम लोग सेंड्रिकोटस भी बोलते हैं। ये चंद्रगुप्त है, इसको सेंड्रिकोटस भी बोलते हैं।
अगला है बिंदुसार। बिंदुसार हम लोग अमित्र घात बोला जाता है। अगला आपको अशोक को बोला जाता है पियदसी और चाणक्य को विष्णुगुप्त बोलते हैं। ये सबको याद रहता है, अशोक का भी सबको याद रहता है। दो को आपको याद करना है। बिंदुसार भी लमसम लोग को याद ही रहता है। बिंदुसार अमित्र घात, इसका ट्रिक दे देता हूँ, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए अमित्र घात, किसी को मारना है, मान के चलिए ऐसे है कि मित्र को मारना है, तो कैसे मारेंगे हम? एकदम सर पे मारेंगे, बिंदु जहाँ लगता है, सर पे जहाँ तिलक लगता है, बिंदु जैसा बनता है ना, तो बिंदुसार अमित्री घात, ऐसे करके आपको याद रहेगा, गड़बड़ नहीं होगा। और चंद्रगुप्त का क्या हो जाएगा? सेंड्रोकोटस बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, बातें समझ में मुझे लगता है आ गई होगी। यहाँ करा है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या हुआ था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कहाँ है? कालसी में है। और कालसी क्या है? टोन्स नदी के किनारे आपको है स्थित, ये पता होना चाहिए आपको। उत्तरांचल कहाँ है? उत्तरांचल बोलते हैं हम लोग उत्तराखंड को। तो उत्तरांचल में कालसी नदी के किनारे, कालसी में स्थित है, जो कि टोन्स नदी के किनारे स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। ये सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में है, रायसेन जिला में है। रायसेन जिला में क्या है? एमपी के सांची का स्तूप है। ये कई बार एग्जाम में आया, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। देख सकते हैं कितना एग्जाम में आया, तो बहुत पहले का है डाटा, अभी तो कितनी एग्जाम में आ गया। जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले खरोष्टी लिपि में उसी ने पढ़ा था। करा है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में मिलता है? तो याद रखिए शिलालेख जो ये 13 है उसी में मिलता है। आपको एक और बात पता होगा, धौली पहाड़ी है एक, दया नदी के किनारे एक धौली पहाड़ी है। ये कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। आपको पता है भुवनेश्वर क्या है? वहाँ का एक कैपिटल है उड़ीसा का, और इसी के पास दया नदी, और दया नदी के धौला पहाड़ी है। उसी के पास क्या है बना हुआ है? एक पत्थर पे बना हुआ है शिलालेख जो 13वां है। इसी पर क्या है? कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षेत्रीय वर्णन अशोक का वहाँ पे मिलता है। क्लियर है बात? क्षेत्रीय नहीं, क्षत्रियों का, कैसे उसने युद्ध किया, क्या क्या किया, वगैरह वगैरह। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मौसे मेगानसी, मौसे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था। आगे कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? आपको पता होना चाहिए सेल्यूकस के बारे में। सिकंदर जो महान था, तो सिकंदर का सेनापति था कौन? सेल्यूकस। क्लियर है बात? यूनान से आया हुआ बंदा था, तो इसको हराया था 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहा? तो अशोक। अशोक से ज़्यादा कोई भी जनता के संपर्क में रहने वाला राजा नहीं अभी तक हुआ। कह अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो गौर से सुनिएगा। भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिलता है? तो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में मिलता है। प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, क्योंकि पूछा भी है भाषा और लिपि, तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, मगधी भाषा, अर्धमागधी भाषा, ये सब इसी से निकला हुआ है। बात समझ में आ रही है कुछ? अगला है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रीसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा मुद्राक्षस में क्या हुआ है? विशाखदत्त का जो लिखा गया है, इसमें क्या है? एक ब्रीसल मतलब निम्न कुल का बताया गया है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। क्लियर हो रही है बातें? अगला क्या है? मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, उनके विकास किया है। उन्होंने क्या किया? तो संस्कृति, कला एवं साहित्य का विकास किया है। ये तो सही पॉइंट है। सोने के सिक्का चला था, न के बराबर चला था, मेन ये काम उनका नहीं था, तो इसको हटा दीजिए। प्रांतीय विभाजन उन्होंने करा था, ये सही बात है। प्रांतीय विभाजन का मतलब छोटे छोटे जगहों को बांट दिया था। वहाँ का एक उसका अंगरक्षक को रख दिया था कि जो उस अंगरक्षक नहीं बोलेंगे, उस क्षेत्ररक्षक बोल सकते हैं, क्षेत्र का वहाँ ध्यान रखेगा। वो भी एक तरह का राजा जैसा ही होता था। आगे का रहा है हिंदू कुश तक साम्राज्य, यानी मध्य एशिया को हिंदू कुश बोलते हैं। हिंदू कुश मध्य एशिया तक का इसका साम्राज्य फैलाया हुआ था, मतलब अफगानिस्तान से आगे चले जाइए उस तरफ तक इसका वो था, क्षेत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे आपका कहा जा रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा था। सही बात है, कलिंग को जीता तो जोड़ा था। कलिंग दक्षिण भारत के आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का बहुत अच्छा एक रास्ता भी है, नियंत्रण भी है। तो इसीलिए आपको पता है कलिंग का है उड़ीसा में, उड़ीसा के पास समुद्र मिल जाता है, समुद्र से एक रास्ता बन जाता है। और ये किस डायरेक्शन में पड़ेगा? तो बिहार से आप जाएंगे तो किस डायरेक्शन में पड़ेगा? पूर्व दिशा में पड़ेगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा, दक्षिण से आने वाला जो भी है वहीं पे आता था, नीचे से, कहने का मतलब। तो ये आंसर परफेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका अशोक के जो शिलालेख यानी रॉक इडिक्ट से संगम राज्य के बारे में हमें बताता है। गौर से सुनिए, अशोक के जो शिलालेख किसके बारे में, संगम राज्य के बारे में बताता है। वो दूसरा है इनका शिलालेख और 13वां शिलालेख है, दोनों संगम राज्य के बारे में इनको जानकारी देता है। यहाँ पे कहा जा रहा है अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब धार्मिक निष्ठा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सामाजिक समरसता है। सही बात है, आपस में समाज लोग मिलजुल कर रहे हैं, कहने का मतलब ये सही कथन है उनके बारे में। उसने मतलब अशोक ने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों को ज़्यादा प्रसारित किया। मतलब धर्म खेलने से अच्छा है कि एक दूसरे को समान वैल्यू लोग दिया जाए, एकदम सही बात लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। मतलब राज्य देश के अंतर्गत अशोक का जो नाम है अशोक मिलता है, तो वो है मास्की कहाँ है, तो कर्नाटक के रायचूर जिले में है। ये रायचूर होगा, समझे, कर्नाटक के रायचूर जिले में मास्की मिलेगा। और इसी में क्या है, आपके अशोक का नाम अशोक वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ देखिए, बातें मुझे लगता है समझ में आ रही होंगी आपको। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, सो पूछ रहा है। तो देखिए, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये तो सही है। स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है, इसका ये भी सही है। अगला करा एक अखंड है, मतलब एक ही पत्थर से काट के बना, ये भी सही बात है। ये जो लिखा गया है ये स्थापत्य संरचना के भाग है, मतलब किसी भी पुराना चीज़ का ये भाग नहीं है, ये नया है एकदम। तो यही आंसर हो जाएगा इसका कि ये इसके अंतर्गत नहीं जाएगा। तो ये सब हटा दीजिए, ये नहीं मतलब गड़बड़ है बात प्रस्तर स्तंभों के बारे में, ये सभी सही बात है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? तो अशोक ने ही श्रीनगर को बसाया, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के किनारे। ये ध्यान रखिए, श्रीनगर कहाँ है, एट द नियर ऑफ द झेलम नदी। यहाँ का रहा प्रांत है और राजधानी है, पता होना चाहिए। उत्तरापथ बोला जाता है कहाँ, उत्तरापथ में चले जाइए आप, उत्तर डायरेक्शन में तक्षशिला पर आप चले जाइए, उत्तरापथ के नाम से इसको जानते हैं। ये पाकिस्तान वगैरह में पड़ता है। दक्षिणा पथ की यदि बात करिएगा तो ये आपको कर्नाटका में पड़ता है, नीचे में स्वर्णगिरी के पास। अवंती राष्ट्र की बात करिएगा, अवंती राष्ट्र आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, उज्जैनी छिप्रा नदी के तट पे है, छिप्रा के पास। और प्राची जिसको पूर्वी प्रदेश बोलते हैं, पाटलिपुत्र के पास है। तो इस तरह के सारे डायरेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला करा, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसी में क्या हुआ है, आर्यों के क्या क्या गया, शूद्र का प्रयोग हुआ है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में कितने वर्ष में, चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर उसने बौद्ध ग्रंथ को दीक्षा ली। तो दीक्षा ली किससे ली? तो वो उपगुप्त से लिया था, निग्रोध से नहीं लिया था। निग्रोध से इन्होंने प्रभावित हुआ था, लेकिन एक उपगुप्त थे जो कि बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं से दीक्षा लिया था अशोक। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला कहा जा रहा है कि किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा है? तो ये कहने वाले मेगास्थनीज है, इसने पोलीब्रोथा कहा है, नया इसका मतलब होता है। अगला है आपका कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो सड़क का जो निर्माण करने वाला अधिकारी होता है उसको एग्रोनोमाई बोला जाता है। सुन के तो लग रहा है कृषि से विभाग वाला है, लेकिन नहीं, एग्रोनोमाई का मतलब होता है सड़क बनाने वाला। टिक मत मारिएगा कृषि में, माइंड में रखिएगा। वो लोग बच्चा जरूर इसको गलती मार कर आएगा जो उसने पढ़ा नहीं है अभी तक, अंदाज पे लगाएगा आंसर। तो मौर्य, अगला कहता है क्वेश्चन कि मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? उसको बोलते थे गुड़ पुरुष। गुड़ पुरुष, तो गुड़ समझ ही रहोगे, बात सही लग रहा है कि गुप्तचर जैसा है, गुड़ पुरुष गुप्तचर से बना हुआ है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया? तो उसका नाम था तिस जो था, इसने अपने आप को अशोक जैसा बनाने का प्रयत्न किया। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म समझे अपनाने की उल्लेख मिलता है कि जैन धर्म अपना लिया? तो इसको बोलते हैं, ये जैनियों का ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। क्या है? परिशिष्ट पर्वन। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष जो है जिसको बोलते हैं फिजिकल ईयर प्रारंभ होता था? तो वो आषाढ़ था हिंदी में, और इंग्लिश में जुलाई कह सकते हैं, जुलाई के महीना में। आगे आइए, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है? तो चोल का मिलता है, समझे, सतीय पुत्र का मिलता है,
केरल पुत्र का मिलता है, पांडे का मिलता है, लेकिन इन दोनों का नहीं मिलता है। ये दोनों दक्षिण के नीचे में अगर जाएंगे, इंडिया के दक्कन के नीचे में, तो वहाँ के ये राजा हुआ करते थे। तो आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या मिलता है? तो शिलालेख, इससे बढ़िया कोई स्रोत नहीं है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि चल रहा था। आगे कहा जा रहा है आपको कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर में पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? तो अफगानिस्तान में देखने को मिला है। इनका चीन, बर्मा, नेपाल में नहीं, अफगानिस्तान में देखने को मिला है इनके अभिलेख। समझ में आ रही है ना बातें? कह रहा है अत्यंत पॉलिश किए गए 81 अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालूकांश के एकल टुकड़ों से तक्षित किए गए हैं, मतलब बनाए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो ये आंसर जाएगा मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से, और ये यूपी में पड़ता है। यूपी के मिर्ज़ापुर है ना, इस पर सीरियल भी, वेब सीरीज भी बना है, समीप चुनार से निकाला हुआ है, उसी पत्थर से बना हुआ है। आगे कहा जा रहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, मतलब भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, बताने वाला कौन था? मेगास्थनीज कहा था, क्योंकि उस समय ज़्यादातर मौखिक बातें चलता था, भारतीय उतना लिखते नहीं थे, इसीलिए ऐसा उसने लिखा है अपने किताब में। अगला आता है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर मांगा था, शराब मांगा था, मीठी शराब, और दार्शनिक मांगा था? तो यह बिंदुसार कहा था कि भेज दीजिएगा मेरे पास। क्लियर रही बातें? कह रहा है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या मिलेगा? तो ये 13वां बृहत शिलालेख है, ये वहीं पे है स्थित, उड़ीसा में ही है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार जिस समय मरा था उस समय उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन है, समझे? अवंती की आप कह सकते हैं कि अशोक क्या था? प्रांत का गवर्नर था उस समय। मैंने जैसा कि बताया मौर्य ने अपने प्रांतों को बांटा था, छोटे छोटे क्षेत्रों को, और वहाँ पे कई को क्या बना दिया था? गवर्नर डाले हुए था, जो कि उस क्षेत्र को देखभाल करेगा। तो उज्जैन या अवंती जो है, अवंती का राजधानी उज्जैन है, यहीं पर क्या था? गवर्नर आपका था कौन? बिंदुसार। बिंदुसार मरा था उस समय, अशोक था गवर्नर। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो ये पृथक कलिंग शिलालेख कह सकते हैं, पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट कर देता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख। इसी में उसने ये बताया कि नहीं भाई, ये तो ठीक नहीं है, मैंने कलिंग को तो जीत लिया लेकिन दिल मेरा हार गया। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित की, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो ये है 6ठे शिलालेख में ऐसा कहा गया। आप सोच के देखिए, ऐसा राजा बोलता है क्या? कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं इन्होंने, और ये करते भी थे ऐसा। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य शासन के अधिकारियों का वर्णन है? तो प्रादेशिक होता था, उससे बाद राजुक होता था, उसके बाद युक्तक होता था। विशिष्ट क्या है? तो ये बेगारी, उस समय का क्या, मौर्य वंश के समय विशिष्ट को बोलते थे, विष्ट बोलेंगे, विशिष्ट नहीं, विष्ट को बोलेंगे बेगारी, ऐसा करके। यहाँ का रहा है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो याद करिएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो होता था उसको सीता कहा जाता था उस समय। आगे देखिएगा जरा, कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ है। अगला कहता है कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोपों के सामना समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये है महास्थान बांग्लादेश में, सोहगौरा उत्तर प्रदेश में। आगे आपका कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अपना दोनों बच्चा को भेजा, महेंद्र बेटा को और संघमित्रा बेटी को मिला। महेंद्र और संघमित्रा, बेटा और बेटी दोनों को भेज दिया था। इसका आंसर जाएगा सी। अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो खरोष्ठी लिपि का हुआ है। देखिए दक्षिण भारत में नीचे जाइएगा तो ब्राह्मी, ऊपर में कहीं भी रहिएगा पाकिस्तान ये सब एरिया में तो खरोष्ठी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाई का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो इसको बोलते हैं सर ए कूना कंधार यानी कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सर ए कूना बोलते हैं।
अगला कहता है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में बटा हुआ है, तो उसमें देखा जाए तो अध्याय है आपको 15 अध्याय में बटा हुआ है, 15 भाग कह सकते हैं उसका। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग शामिल है, तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, ये सारा क्षेत्र अर्थशास्त्र में है। सप्तांग में राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। अगला प्रश्न है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, तो मिस्र का राजा था जिसका नाम था क्या, तुर्मय, इसी के समकालीन था। किसके शासनकाल में डायमेकस यानी जिसको डीमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार के समय में आया था डायमेकस या डीमेकस। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख मिलता है, तो जैसा मैंने बताया थोड़ा देर पहले भी, गुर्जरा में जो एमपी में है अभिलेख, इसमें अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। क्लियर है बातें। अब हमारा चैप्टर क्या हुआ, 91 क्वेश्चन के बाद अब चेंज हो गया चैप्टर। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग कहाँ से। चैप्टर नंबर अगला है 5 का फर्स्ट है मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल में, मतलब मौर्य जो लास्ट होने लगा 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक हम बात करेंगे। अब ध्यान रखिएगा एक बात, 185 ईसा पूर्व है, मतलब एक जो साल रहा होगा उससे 185 पीछे चले जाइए और एक साल से 319 आगे आ जाइए, मतलब गुप्त काल स्टार्ट हुआ है उस समय तक। इसके बीच का क्या क्या घटना हुआ, बहुत सारे वंश आएंगे, उन सभी वंश के बारे में हम लोग को धीरे धीरे जानना है। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, आप खुद देख सकते हैं 91 क्वेश्चन डिटेल के साथ हमने करा है आपको मात्र 30 मिनट के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा ही चैनल को फॉलो करके रखिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपके समय का एकदम पूरा ख्याल यहाँ रखा जाता है। यहाँ एक भी इधर उधर की बातें नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है। किसी भी वीडियो को आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो आज का हो, आज से पहले किसी भी दिन बनाया गया हो। बात समझ में आए तो इसीलिए कहता हूँ यहाँ पे हर वो चीज़ मिलेगा जो आपके लिए बेस्ट है, और जैसा आप लोग रिकमेंड करते हैं मैं वही काम कर रहा हूँ। आपने कहा इस किताब को कंप्लीट करा दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के साथ मैं लेकर आ गया हूँ। अगला भी आप लोग रिकमेंड करेंगे तो आगे शुरू कर देंगे। अंडरस्टैंड। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, गौर से सुनिएगा, बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य सम्राट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मौर्य सम्राट में सबसे लास्ट में कौन था, बृहद्रथ था। कह रहा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में करा, तो उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग था। इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और आपको बता देना चाहता हूँ ये इसका सेनापति ही था, मार दिया इसको। कहता पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर था, देखिए सेनापति, मैंने बोला था ना सेनापति ही मार दिया। पुष्यमित्र शुंग क्या था, मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। सेनापति देखा कि मौका आ गया है, राजा को मारो और राज करो, मार के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना कर दिया। आगे देखिए कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो वसुदेव था। कण्व वंश जो कान्व या कण्व वंश बोलते हैं, वसुदेव इसके संस्थापक थे। आगे कहता है सातवाहन, जिसको कि आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, सातवाहन कहो या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। ये सारे वंश जितना भी आपने देखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सातवाहन वंश का सिमुक, कण्व वंश का वसुदेव, और इसका आसान ट्रिक यही है कि कण कण में वसुदेव बसे हुए। वसुदेव किस भगवान को बोलते हैं ना, तो कण्व वंश मतलब कण कण में कौन बसे, तो वसुदेव। तो ऐसे करके वसुदेव याद रखिएगा। और पुष्यमित्र शुंग से शुंग वंश का संस्थापना तो याद रहेगा कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश बनाया, ठीक है। और बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का सबसे लास्ट का था। आगे ये सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन का बात है सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्य के अधीन में। सातवाहन जो था स्थानीय अधिकारी के रूप में काम करता था मौर्य के अधीन में। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, कुषाण नेता लेकिन बौद्ध बन गया था, उसका नाम था कनिष्क, याद रखिएगा। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड्विसस था। पूछा जाए कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कड्विसस। लेकिन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से वह महान शासक कौन था जो बौद्ध अपना लिया था, तो कनिष्क था। और आपको पता होना चाहिए कनिष्क के ही शासनकाल में कुंडल वन में क्या हुआ था, याद होगा कि सबसे लास्ट वाला चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, याद है क्या, नहीं तो याद कर लीजिए। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली, कौन सा मूर्तिकला का गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण माना जाता है, तो भारत का और ग्रीक का माना जाता है। यूनान बोल सकते हैं ग्रीक को, इन दोनों शैली का मिश्रण है कौन सा, गांधार शैली। क्लियर हो रही होगी मुझे लगता है बातें। आगे कह रहा है कनिष्क की राजधानी क्या थे, तो इसको बोलते हैं पेशावर, या हम पुरुषपुर बोल सकते हैं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। एक बार फिर से देख लीजिए ज़रा, कनिष्क की राजधानी क्या था, पुरुषपुर, पेशावर पाकिस्तान में है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था, तो पेशावर का ही। चरक किसके राज कवि थे, तो कनिष्क के, ये इंपॉर्टेंट है। चरक के बारे में हमेशा आता है, कनिष्क के ही शासनकाल में ये उन्हीं के राज कवि थे, मतलब सॉरी उनके
यहाँ रहा करते थे, इसको राज चिकित्सक बोलते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो गांधार कला। तक्षशिला में क्या है? गांधार कला बहुत ज़्यादा फेमस है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलवाया? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले तो इंडो बैक्टीरियन आएगा। था किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे ज़्यादा मिलता है? तो मथुरा संग्रहालय में क्या है, कुषाण के समय का सबसे ज़्यादा मूर्ति देखने को मिलता है। क्लियर हुई बात। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाण ने। ठीक है, कुषाण ने शुद्ध लिखा हुआ है, सर्वाधिक शुष्क सोने के सिक्के। ठीक है, तो आप डालेंगे कुषाण। और आगे पूछा जाए कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला, तो इंडो बैक्टीरियन आंसर हो जाएगा। आगे आइए, यहाँ कह रहा है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के थे? तो सीसा के थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन में नागार्जुन भी थे, अश्वघोष भी थे और वसुमित्र भी थे। बात समझ में आया? ये अलग अलग क्षेत्र के अपने वो थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि गांव दान देने का प्रथा चला दिया था? तो ये सातवाहनों ने किया था, जो कि किसको? बौद्ध भिक्षु को भी गांव दिया जाता था, ब्राह्मण को भी दिया जाता था। इसी वजह से आप देख सकते हैं इनके बहुत सारे मठ मंदिर वगैरह बन पाए हैं। यस और नॉट? आगे आपको कह रहा है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने करवाया? तो यूनानियों ने ही करवाया था पर्दा का शुरुआत। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क ने ही करवाया था। आगे है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलवाया था? सोना के मोहर सिक्कों को ही एक तरह से बोला जाए तो कुषाण शासक आंसर हो जाएगा। फिर से बदल के थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछते रहता है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के समय थे। अभी ऊपर क्वेश्चन आप देखे थे, अश्वघोष हो गए, वसुमित्र हो गए, नागार्जुन हो गए, उसके अलावा चरक हो गए, ये सभी क्या थे? तो कनिष्क के ही दरबार में थे। और नागार्जुन क्या थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। और चरक तो जानते ही हैं, यह चिकित्सा से रिलेटेड व्यक्ति है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में माना जाता है? तो याद रखिएगा कनिष्क। समझे? कुषाण वंश के थे ये। कनिष्क कौन से वंश से थे? कुषाण वंश के समय में क्या थे? 78 ईस्वी में क्या चला था? शक संवत चला था। अगला तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है तो पाकिस्तान में है। ये तो मैं कुछ देर पहले भी देखा था। प्राचीन काल में कलिंग का महानतम शासक कौन था? तो खारवेल था। प्राचीन काल की अगर बात किया तो खारवेल वहाँ का बहुत महान शासक हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो इस बुक के हिसाब से आंसर है वास्तुकला। जब ये एग्जाम में RRB 2004 में आया था उस समय वास्तुकला माना जाता है, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने कला को ज़्यादा वैल्यू दिया है। बाद के इतिहासकारों ने कुषाण काल में मानते हैं कि कला सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो अब तो शायद मुझे लगता है यही आंसर परफेक्ट जाएगा। सातवाहनों ने प्रारंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? देखिए इसका आंसर जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। लेकिन बहुत सारे जो वैज्ञानिक इतिहासकार है वो महाराष्ट्र को भी मानते हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अपवाद स्वरूप है। तो वैसे तो इस किताब में आंध्र दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग महाराष्ट्र मानते हैं। नेट पे सर्च करके देखिए, महाराष्ट्र भी आंसर देखने को मिलेगा। थोड़ा बैकग्राउंड से थोड़ा देर पे थोड़ा नॉइज जाएगा, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। यहाँ गाड़ी जो चलता है पता नहीं कितना साउंड देता है। सातवाहन राज्य की राजधानी क्या थी? तो पैठन कह सकते हैं या प्रतिष्ठान कह सकते हैं। ये महाराष्ट्र में। आप सोचिए सातवाहन का राजधानी महाराष्ट्र में कैसे हो गया? बात समझ में आ रही है? तो शुरुआत माना जाता है आंध्र से, मतलब महाराष्ट्र से। बहुत लोग आंध्र भी मांगते हैं। वैसे यहाँ पे फिलहाल राजधानी की बात करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? पैठन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के कहाँ? तो औरंगाबाद में पड़ता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदावरी नदी के तट पे। ठीक है, ये राजधानी था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो आपको याद रखिएगा हाथी गुफा हो गया जो उड़ीसा में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तर्षि नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना करा? तो उसका नाम था हाल ने करा था। सिर्फ हाल नाम है उनका। अगला है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्रकृति भाषा था। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। जैसे सातवाहन है, गुप्त है, शुंग है, चोल है। इसको जब सीक्वेंस में बैठाना हो ना तो आंसर डी दीजिएगा, यानी पहले आपको शुंग आएगा। 185 से लेके 73 BC है, ये BC में है। उसके बाद फर्स्ट नंबर आएगा सातवाहन 230 से 220 BC आएगा। बात समझ में आए? उसके बाद यदि बात करिएगा तो 2 नंबर आ जाएगा आपका 240 से 540 AD आ जाएगा। फिर 4 नंबर आ जाएगा चोल 848 से लेके या 840-48 के करीब से लेके 1289 तक चला जाएगा। ये
तो यही है इसका सीक्वेंस। आगे बढ़े। देखिए 185 से 73 BC, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। जैसे ये 230 BC है, ठीक है, इसके बारे में मैं यहाँ लिख रहा हूँ 230 BC से आगे बढ़ गया, एक साल आया ना, उससे भी आगे बढ़ गया, 220 AD तक आ गया, एना डोमिनी में आ गया, समझे। 230 BC से 230 से 220 AD में आ गया। इतना लंबा समय तक सातवाहन का शासन काल था, 450 वर्ष का। अब देखिए तो पहले क्या आएगा, खुद सोचिए, 185 से BC में ही रह गया, 73 तक ही रह गया, मतलब एक पर आया भी नहीं। तो ये आएगा तब ये आएगा, फिर तो आगे समझ ही गए होंगे। आगे करा है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने करा, तो बैक्टीरियन लोग कहा, यानी ग्रीक लोग आकर करा था आक्रमण सबसे पहले। अंडरस्टैंड। आगे मैच कराना है इसको, तो मैच कराया जाए, क्या आप करा सकते हैं। देखिए अशोक की अगर बात करिएगा ना, तो इसको प्रियदर्शी के नाम से जानते, तो 5 नंबर। कनिष्क को बात करिएगा तो इसको देव प्रिय कहा जाता था, 4 नंबर। अगर खारवेल की बात करिएगा तो इसको कहा जाता था कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था, यहाँ के बहुत महान शासक ये था। कुमारगुप्त का बात करें तो महेंद्रादित्य कहा जाता था, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। अब एक बच गया विक्रमादित्य, ये बोला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को भी बोला जाता है, और हेमचंद्र या हेमू जिसको कहते हैं उसको भी विक्रमादित्य उपाधि धारण करा था। बात समझ में आया। बीना बजाते हुए जो सिक्कों पर मिला था यही है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बोलते हैं उसको। आगे है आपका विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो 58 कहा जाता है इस ऑप्शन के हिसाब से। ऐसे मेनली माना जाता है 57 ईसा पूर्व, बहुत लोग इसको 58 कहते हैं, यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से 58 सही है, 1 आध साल आगे पीछे हो जाए चलता है। अब यहाँ पे मैच कराना है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए विक्रम संवत की बात करिएगा, जैसा भी मैंने बताया 58 या आप कह सकते हैं 57 भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। शक संवत की बात करिएगा तो 78 इसका एकदम परफेक्ट है, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। गुप्त संवत की बात करा जाए तो 320 हो जाएगा आपका, तो ये 2 नंबर। और कली संवत की बात करिएगा तो ये बहुत पीछे है, 3102 ईसा पूर्व है, समझे। हिंदू धर्म के लिए बहुत मान्य रखता है ये, तो 1 हो जाएगा। ऐसे इसका मैचिंग है। यहाँ कह रहा है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा, सातवाहन बना, वो बताया भी था मैं, 450 साल तक राज किया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो कुषाण के समय बना था, कुषाण के समय बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाया गया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो शुंग के बाद कण्व वंश आया था, शुरू में ही हमने बताया था। पुष्यमित्र शुंग के बाद कण्व वंश, कण्व के बाद सातवाहन वंश। वैसे सातवाहन का एक अलग ही दुनिया चलता है, समझे। आगे आपका कहा रहा है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो कनिष्क को हराया था पेन चाओ ने हराया था 90 AD में, समझे, मतलब 90 ईस्वी कह सकते हैं। पेन चाओ ने हराया था कनिष्क को, ये तो बता ही दिया। कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ करा है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था, कुषाणों ने किया था। कुषाण फारस की खाड़ी, समझे, और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, तो ये सही लाइन लिखा गया। लेकिन ये जो लिखा है उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि का था, नहीं निम्न कोटि का था, उतना अच्छा नौसेना नहीं था उसका। नौसेना की बात कर रहा है, नाविक का बात नहीं कर रहा है, नौसेना लड़ाई करने वाला। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसको हम लोग बोलते हैं गांधार। गांधार कला में दोनों मिश्रण मिलता है। यहाँ पे है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क चलो ठीक है बौद्ध धर्म मानता था, लेकिन महायान को मानता था, ठीक है, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व तक कर दिया था। आगे कहता है कनिष्क बौद्ध धर्म की, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया। करा कनिष्क के शासन काल में की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, ये तो हम लोग जानते ही हैं। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। कि प्राचीन भारत का महानतम व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग का।
महाभाष्य भी लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए। ये जो पतंजलि है उन्हीं का लिखा हुआ महाभाष्य, और 150 BC के समय का ये बात है। कह रहा है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा, कौन सा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबे अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो वो थे शक राजा रुद्रवर्मन द्वारा। ये जो रुद्रवर्मन थे, रुद्रदमन शक राजा थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कभी कदार, ज़्यादा नहीं, तो आंसर दीजिएगा गोंदोफिरनस। फर्स्ट AD का बात है ये। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया? तो कड़भिसस सेकेंड स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम जारी करा था। नेक्स्ट है कि किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली की प्रयोग किया? तो शकों ने करा था। छत्र प्रणाली प्रयोग करने वाला कौन था? तो शक था। नेक्स्ट है कि त्रातर मतलब मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो शकों ने ही धारण किया था। प्राचीन काल की भारत पर आक्रमणों की संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण आक्रमण किया। पहले यूनानी करा था, ठीक है, इसी को ग्रीक भी बोलते हैं, यूनानी ग्रीक कहेंगे, या शक, उसके बाद कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन जो मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया था, वो ग्रीक द्वारा लाया गया था। ईसा पूर्व 2री सदी में के प्रारंभ में उत्तर अफगानिस्तान में स्थापित जो भारत यूनान राज्य था वो बैक्टीरिया कहलाता था। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 धातुओं जिसमें सोना को चांदी से तांबा और शीशा मिलाकर चलाया जाता था, तो प्रोटीन कहा जाता था, ठीक है। सिक्का चलाया गया, उसका नाम था क्या? काकर्सन कहिए, कासारपन या प्रोटीन कह सकते हैं। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार चला था? तो तमिलों एवं चेरों का चला था। क्लियर है बातें? कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो एग्जाम में नहीं भी आएगा, लेकिन चूंकि बुक में है तो मुझे कराना पड़ रहा है। आगे कह रहा है कि मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों में से कौन असत्य है? तो मौर्यकालीन बंदरगाह की बात करेगा और असत्य पूछ रहा है। तो कोचिन बंदरगाह उस समय नहीं था, लेकिन ये जो बैरिकम बंदरगाह है जो कि सिंधु नदी के तट पर था, तो ये भी है। अरिका मेडू भी है पांडिचेरी के तट पर, और बेरी गाजा जो भरौच बोलते हैं, ये नर्मदा गुजरात में है, ये भी है। तो ये सभी उस समय का क्या था? बंदरगाह था, बट कोचिन उस समय नहीं था। निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोर्डू के नाम से संबोधित किया गया? तो अरिका मेडू को ही किया गया था। अराका मेडू फिर एक बार बता दूं, पांडिचेरी के पास है। मौर्य उत्तर काल में, मौर्य उत्तर मतलब मौर्य के बाद में, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनान राज्य की स्थापना करा? तो उसका नाम था डेमेट्रियस। किसने करा था? डेमेट्रियस ने करा था। ध्यान रखने वाली ये सारी बातें हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु बन गया था? उसका नाम था मिनांडर। और यह है सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुषाणों का संबंध किससे था? तो चीन के यूची जनजाति से था। ये कुषाण कहाँ से आए थे? चीन के यूची जनजाति थे। बात समझ में आ रही है? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने की जो उत्तरदायी था? तो अश्वघोष था। कनिष्क जो था बौद्ध हो गया था, इसका अश्वघोष ही था, जो कि इसके राज दरबार में रहता था। और अश्वघोष ने लिखा है सौंदर्य बंद करके एक रचना किया, और बुद्ध चरित्र जो है लिखने वाला यही है, अश्वघोष ही। बुद्ध चरित्र और एक किताब इनका है सौंदर्य बंद, ऐसा करके। अगला मैच द कॉलम में देख लीजिए, सामने सामने होगा। इंडो ग्रीक जो है यह हिंद यवन था। शक को बोलते हैं सिंथियन, और पार्थक बोलते हैं पहलव। आगे बढ़िए। राज्य और राजधानी, शुंग का राज्य का राजधानी था विदिशा। चेदी का था जो राजधानी कलिंग था, और सातवाहन का राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठन था, और कुषाण का राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। आगे बढ़ा जाए। यहाँ कह रहा है कि गौर से सुनेंगे, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो आंसर हो जाएगा कुषाण। निम्नलिखित में से किस का निर्माण शुंग काल में हुआ है? शुंग काल में हुआ है तो भरहूत का स्तूप भी हुआ है शुंग काल में। सांची स्तूप की वेदिका जिसको रेलिंग और तोरण द्वार भी हुआ है। भांजा स्तूप भी हुआ है, यानी इसका आंसर जाएगा डी। इनमें सभी चीज़ का निर्माण हो रखा है। क्लियर है बातें? आगे कह रहा है सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनागढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना करी? तो आंसर आप कहेंगे इसका क्या? बृहत कथा। इसको बृहत कथा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कह रहा है इनमें से कौन सी कथन सही है? तो सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों के संरक्षण देते थे, ये भी बात सही नहीं है। बोध गया में सत्संग के बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये सही बात है।
ये जो शशांक था ये बोधि वृक्ष को काट दिया था, जो कि इतना पवित्र वृक्ष है, पीपल का वृक्ष। आगे है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका महाक्षत्रप रुद्रवर्मन का जूनागढ़ अभिलेख के अंतर्गत। क्लियर बात? बोलिएगा जरा, समझ में आनी चाहिए बातें। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया था? तो कुषाणों ने चलाया था। कलिंग, नरेश, खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला गलत है, ये दोनों पॉइंट सही है। कह रहा है श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमत की सुनिश्चित करती थी, और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी होता था। ये दोनों पॉइंट 71 का सही है। आंसर दे दीजिए, 2 और 3 इज़ द राइट। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ तक में आपने अभी तक करा मेरे साथ मिलकर 2 पूरी चैप्टर, उसमें करा था 91 क्वेश्चन, इसमें करा 71 क्वेश्चन। अभी लेकिन क्लास ओवर नहीं हुआ है, अभी क्लास चलेगा और क्लास में आपका अब 3rd चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। 5 का 2nd चैप्टर है, संगम काल की बात करेंगे, जो पहली से लेकर 3री सदी की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा समय का बात नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन भी उसी लेवल का होगा। मात्र 29 क्वेश्चन है, संगम काल से क्वेश्चन बनता है। तो आइए संगम काल को समझते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी जिसको पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया? तो आंसर दीजिएगा सेनगुडवन जो था उसने पत्नी का ही मंदिर बनवा दिया। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन से संबंधित है। जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैनियों से। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक ग्रंथावली किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो इसका नाम क्या है? तुलक्कपियम आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिला है? तो आंसर हो जाएगा कदम्ब का। चेर का उल्लेख है इसमें, चोल का है और पांड्य का है, लेकिन कदम्ब का नहीं है, ये ध्यान रखने वाली है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो आंसर जाएगा आपका कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? तो संगम युगीन उरैयूर। तुलक्कपियम ग्रंथ संबंधित है, तो व्याकरण से भी है संबंधित और काव्य से भी संबंधित है, ये याद रखना है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा से है? तो ये तमिल भाषा में है, समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो पांड्य के समय में हुआ था। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपने कोस गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो इसका आंसर आप दीजिएगा मालू लनार। इसी ने कहा था कि नंदों ने अपना क्या है, कोस गंगा नदी में छिपा रखा है। मैच कराना है, यह राज और राजकीय चिन्ह, जैसे चेर का जो राजकीय चिन्ह था उसको धनुष बोलते थे, चोल का जो राजकीय चिन्ह था बाघ था, और पांड्य का जो था मछली था। ये सभी संगम कालीन राजा थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, पुस्तक और लेखक तुलक्कपियम लिखने वाले तुलक्पियार था, शिल्पाधिकारम लिखने वाला इलांगो अडिगल था, मणिमेकलई लिखने वाला शीतलय सतनार था, जीवक चिंतामणि लिखने वाला तिरुत्त के देवर था। इंपॉर्टेंट पुस्तक सब है। ये साउथ का पुस्तक का नाम कुछ इसी टाइप का रहता है, समझे? कठिन होता है लेकिन क्या करें, पढ़ेंगे 2-4 बार धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये क्षेत्र और अर्थ इसका क्या होता था? कुरिंजी का मतलब पहाड़ी होता था, पालई का मतलब मरुभूमि यानी निर्जल स्थल होता था, मतलब जहाँ खेती बाड़ी ना हो। मुलाई का मतलब होता था जंगल, और मरुदम का मतलब होता है कृषि भूमि, और नेउल का मतलब होता था तटीय प्रदेश। सभी साउथ के शब्द है, उसका हिंदी में बताया जा रहा है मतलब। संगम और अध्यक्ष देखिएगा, प्रथम संगम हुआ था अगस्त्य के समय, द्वितीय संगम हुआ था अगस्त्य एवं तुलक्पियार के समय में, तृतीय संगम हुआ था नक्कीरक के समय में, नक्कीरर। अगला प्रश्न है कि कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो आपका जवाब निकल कर आ जाएगा क्या? तुलक्पियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्याकरण किया, उन्होंने आर्या बनाया उसे? तो ये बोलते हैं अगस्त्य ऋषि को बोला जाता है।
अगला है, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासकों ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी के लगभग 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेज दिया था पांड्य नरेश के शासनकाल के समय में? यहाँ पे है तिरुबलुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबिल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो आंसर निकल कर आपका क्या आ जाएगा? इसको बोलते हैं हम लोग क्या, शिल्पपदिकारम। तमिल काव्य का ओडिशा कहा जाता है कुरल को। और पुहर, थोड़ा ऊपर कर दूं, पुहर जिसको कि कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो कारिकल किया। सुमेलित करना, चेर का हो जाएगा आपका क्या, प्रख्यात जो शासक है वो सेनगुडम हो जाएगा। चोल का कारिकल हो जाएगा। पांड्य का नेडुजेलियम हो जाएगा। ये सब उसके बहुत ही फेमस शासक रहे हैं। अगला है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का ये मुजरिस था। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? एक कावेरी डेल्टा का शासक कहता था। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञात नाम लेखक के ग्रंथ पेरिपलस के अनुसार मोती के सिप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो कोलचे बोलते हैं उसको, कोलचे से निकाले जाते थे। इस क्वेश्चन में कि गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था बीरकल या नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो स्कंद या कार्तिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरुगन किस देवता को बोला जाता है? तो कार्तिक भगवान, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं शंकर भगवान का बेटा है ना, 2 गणेश जी और कार्तिक जी, वही कार्तिक के ये मुरुगन। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 2 क्वेश्चन और बच गया है कि संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन के लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा बोलते थे उसको। अगला, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दे कूट से बताइए। तो तोंडी हो गया और मुसीरी हो गया, ये दोनों पश्चिमी तट पे स्थित था। समझे? 3 और 4। तो मुझे लगता है ये बातें समझ में आई होगी। इससे एक आध क्वेश्चन कभी कदाल बनता है, न के बराबर बनता है, फिर भी पढ़ना जरूरी था। आइए, सुने रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है। अगला है, गुप्त काल को अब हम लोग पढ़ेंगे। 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक की बात हम लोग करेंगे। क्लियर है बातें? आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ऑन योर स्क्रीन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। आपको पता होना चाहिए, गुप्त से गुप्त लगा हुआ है तो याद रखिएगा। स्टार्ट करने वाला श्रीगुप्त, गुप्त वंश श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे, याद रखिएगा। कुषाण को हराएगा और इसमें सेठ कौन बैठ जाएगा? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था महाराजा धीराज की उपाधि धारण सबसे पहले गुप्त वंश के। यहाँ पे है आपका सुमेलित करना, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे कहता है बिलसड स्तंभ लेख जो है कुमारगुप्त से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला है मंदसौर लेख या बंधु बर्मन से संबंधित है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, वैसे ये सभी भी इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त का अलग ही लेवल पे काम है, अभी आपको पता चलेगा, आपको बहुत अच्छा काम इन्होंने करा है। आगे देखिएगा, कहा जा रहा है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति कौन थे जो एक महान खगोल वैज्ञानी और गणितज्ञ भी थे? तो आर्यभट्ट। और ये हो जाता है बेहतरीन क्वेश्चन। गुप्त शासन के दौरान, ये लाइन पर फोकस करिएगा, आर्यभट्ट थे। अब देखिए कितना फंसाने वाला दिया है, 52 भट्ट भी दिया है और 12 मिहिर भी दिया है। आंसर जाएगा आर्यभट्ट, जो खगोल विज्ञानी भी थे और गणितज्ञ भी थे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। सोचिए उस समय संस्कृत कितना चलता था। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो समुद्रगुप्त को। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए कितना बार एग्जाम में आया हुआ है, और ये तो बहुत पहले का डाटा, इसका कितनी बार एग्जाम में आया। समुद्रगुप्त को ही कहा है भारत का नेपोलियन। और कहने वाला कौन था? B.A. स्मिथ। MPPCS में ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि वो कहने वाला कौन व्यक्ति था। समझे? मैं एक बार पानी पी रहा हूँ, तब तक आप अगला क्वेश्चन देखें। आप पानी पी सकते हैं। लिखा गया है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो था स्कंदगुप्त। हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोकने वाला कौन था? स्कंदगुप्त।
इंपॉर्टेंट है ये। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं आधिपत्य कला के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहाँ स्टार लगाऊँ? यहाँ लगा देता हूँ। जो गुप्त राजवंश था वो कला और स्थापत्य कला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से ही संबंधित है। अजंता की गुफाएं, अजंता कलाकृति। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के थे राज कवि थे, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। कालिदास का नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही विक्रमादित्य के अथी में थे, मतलब संरक्षण में थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ये अजंता की चित्रकारी। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम था नालंदा। उत्तर गुप्त मतलब गुप्त के बाद। उत्तर गुप्त देखिए, उत्तर गुप्त मतलब होता है पूर्व गुप्त मतलब पहले वाला, उत्तर गुप्त बाद वाला। तो नालंदा विश्वविद्यालय। आगे कहता है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह भानुगुप्त से संबंधित है एरन अभिलेख, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासन काल में आया था फाहियान। और कितनी बार एग्जाम में आया इसका कोई गिनती ही नहीं है, समझे। फाहियान किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त सेकेंड के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज कहा जाता है, स्टार लगा लीजिए, तो यही हो जाएगा, गुप्त काल के समय ही कहा जाता है। भारतीय संस्कृति सबसे डेवलप करा है। आगे आपका फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन से आया था फाहियान। सेतुबंध का रचनाकार प्रसेन द्वितीय, सेतुबंध का रचनाकार प्रसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वाकाटक वंश का था। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सरकोपन कहा गया है? तो कहिएगा कहौम स्तंभ लेख में, कहौम स्तंभ लेख में सरकोपन कहा गया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोधगया में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन बोधगया में। अच्छा, बुद्ध का मूर्ति बनवाना है तो कहाँ बनाएंगे? बोधगया। नॉर्मली ऐसे करके याद रख सकते हैं। अगला है आपका कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ मंदिर बनने का जो शुरुआत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों का, गौर से शकों का उन्मूलन करने के बाद, शकों को भगा दिया, उसके बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। करा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो शकों को पराजित करने के बाद कि शक को मैंने शक से दूर कर दिया। मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि फाहियान और हेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के समय। हेनसांग हर्षवर्धन, ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन, और फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। धनवंतरी थे, तो धनवंतरी के बारे में कहा जाता है वो एक बहुत बड़ा चिकित्सक थे। कहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनका नाम धनवंतरी था। अगला आपका गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसको बोलते हैं राजतंत्रात्मक थी, मतलब राजा और प्रजा वाला। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुआ की निम्न में से किसकी विवरण नहीं करता है, मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन इसमें नहीं मिलता। फाहियान के द्वारा जो दिया गया है इसमें बौद्ध राज्यों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है, बौद्ध मंदिर स्तूप विहारों का मिलता है, लेकिन उसके सिद्धांत का वर्णन फोकुआ की में नहीं है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो ये कह सकते हैं आप देवगढ़ का दशावतार मंदिर कह सकते हैं। ये गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर में से एक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अंडरस्टैंड? यहाँ पे है आपका कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17, 19। 16 नंबर वाला, 17 नंबर, 19 नंबर के गुफा जो है इसका निर्माण गुप्त काल के समय में किया गया है। अगला कहता है अमर कोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े थे। कौन? अमर सिंह। अमर कोश लिखे हैं इन्होंने।
गुप्त संवत जो कि 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही जाता है गुप्त संवत स्टार्ट करने का। अभी थोड़ा देर पहले मैं डाटा पिछले वाले में बताया भी था कि कब स्टार्ट हुआ था। गुप्त संवत 319 से लेकर 320 के समय में स्थापित किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में करा था? तो आंसर हो जाएगा अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। स्मरण मतलब याद करने के रूप में। अगला आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन? हरिसेन। किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन आता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है? हरिसेन के द्वारा। तो समुद्रगुप्त के बारे में। कहता है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि कला का और साहित्य का जो क्षेत्र है ना अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, सबसे ज़्यादा इस समय डेवलप किया था। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस कला में हुआ है? तो गुप्त कला में ही हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सारनाथ का धमेख स्तूप गुप्त कला में है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही आया हुआ है आपके टीचर वाला में, तो याद रखिएगा। गुप्त काल के सोने की मुद्रा कहा जाता है दिनार को, उस समय दिनार कहा जाता था। अगला है कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये लिखने वाले कालिदास है। कुमार संभवम लिखे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ था? गुप्त काल में ही नालंदा बना था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो उपज का 6ठा भाग था, 1/6 जिसको बोलते हैं, उपज का 6ठा भाग था। ये गुप्त काल का है, याद रखने वाली बात है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक ही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गजब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आगे कह रहा है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन हुआ। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश ने सबसे ज़्यादा क्या किया कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा गाँव दान में दे दिया। मंदिर कहीं पे चलो उसको 2-3 गांव दे देते हैं, 5 गांव, 10 गांव, 25 गांव दे देते हैं। ब्राह्मण है उसको ढेर सारा चीज़ दे देते हैं। बहुत आगे बढ़ा ये लोग। दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौ स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्र की स्मृति है। फिर से सुनिए, दिल्ली के मेहरौली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौ स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्र की है। कालिदास द्वारा रचित एक मिनट ऊपर करके पढ़ता हूँ थोड़ा सा। कालिदास द्वारा रचित मालविका निगमित्र नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग अभिलेख कह सकते हैं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में स्त्री और पुरुष बराबर पोजीशन पे थे गुप्त काल में, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण में अत्यंत विचलित हुआ? हूनों के आक्रमण से तो गुप्त वंश सबसे ज़्यादा विचलित हो गया था, मतलब परेशान हुआ था। हून बहुत आक्रमण किया था। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? कालिदास का लिखा हुआ है बाल विक्रमानिमित्र, विक्रमोर्वशीयम भी लिखा है इन्हीं ने। अभिज्ञान शकुंतलम भी इन्होंने लिखा है। इनका जानकी हिरण इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बागधारा में स्थित है। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? तो ये डेट याद रखना, 319 से लेकर 500 ईस्वी तक किया है। ईसा पूर्व नहीं है, ये 319 से 500 ईस्वी है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी तो गुप्त काल में। ये सबसे गंदा चीज़ स्टार्ट हुआ। आइए देखते हैं। ये जो बाल विवाह है एक गुप्त काल में स्टार्ट हुआ था। उस समय का सबसे गड़बड़ चीज़ ये हो गया, कम एज में हुआ। लेकिन देखिए उस समय के हिसाब से जो हुआ था तो बहुत अच्छा माना जाता था कि चलो झंझट से मुक्ति मिल जाए, शादी करके लड़की को तो जाना ही है। लेकिन बाद में ये बहुत गंदा स्थिति में बदल गया। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में चले थे, जारी किए गए? तो गुप्त काल में ही जारी किए गए। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। यूरोपीय भाषा में अनुमोदित। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख के अंतर्गत मिलता है सती प्रथा। ये सब इसी समय हुआ है, ये सब गलत है एकदम जो स्टार्ट हो गया। गुप्त वंश में निम्नलिखित शासकों को क्रम लगाइए। तो क्रम में जब सेट करिएगा ना तो इसका होगा 1 नंबर में ये हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में आपका कुमार गुप्त हो जाएगा। अगर आप 3 नंबर में बात करिएगा तो 3 नंबर में 3 नंबर वाला ही आएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 4 नंबर में। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 5 नंबर में।
इस तरह का इसको सेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, ये जो मैंने बताया ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर दे रहा हूँ। इसका यही होगा, ये जो सीक्वेंस है ना इसका यही चलेगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट आए थे, उसके बाद समुद्रगुप्त आए थे, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे, फिर कुमारगुप्त आए थे, फिर स्कंदगुप्त आए थे। ये सीक्वेंस एकदम सही दिया हुआ था, मैं कुछ और बता रहा था। देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बयाना भरतपुर से हुआ था। करा किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमारगुप्त फर्स्ट। करा प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। तो ये बात सही लिखा गया है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार भी हुआ था, ये भी सही बात है। ये दोनों बात सही है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, मतलब इसका व्याख्या नहीं कर रहा था। इसका आंसर बी चला जाएगा। अगला है आपका कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिपि आंसर हो जाएगा, ताम्रलिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। इम्पोर्टेंट है रूपक। नेक्स्ट है मैच द कॉलम है, देखिए जरा। विशाख दत्त क्या थे? तो ये हो जाएंगे नाटककार थे, विशाख दत्त नाटककार। 12 मिहिर का बात करिएगा तो 12 मिहिर जो थे ये खगोल विज्ञानी थे। तो अगर पहला का बात करिएगा तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा का बात करिएगा तो तीसरा हो जाएगा, सी का बात करिएगा तो सी चरक जो थे चिकित्सक थे तो 1 नंबर हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त की बात किया गणितज्ञ थे तो 4 नंबर। मतलब विशाख दत्त नाटककार थे, 12 मिहिर खगोल शास्त्री थे, चरक जो थे वो चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। ये डिटेल याद रखिएगा, सबके बारे में पूछता है एग्जाम में, सबके बारे में हर हाल में याद रहने वाली बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में किया जाता है? तो अभिज्ञान शकुंतलम का ऐसा किया जाता है कीर्ति। वर्तमान गणितज्ञ में दशमलव प्रणाली, कौन सा दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? गुप्त युग में ही जाता है, कि गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने किया था। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये नहीं है। देखिए स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्लभ हो जाना, हुनों का आक्रमण सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रांतीय शासकों का विद्रोह। तो ये सारे रीजन है जिस वजह से क्या हुआ था, गुप्त शासन का पतन हो गया था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों को अपने बीना बजाते हुए देखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त आंसर हो जाएगा। पहले नहीं पूछता था, आजकल बहुत पूछता है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट ही थे। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम जो है संबंधित है तो चिकित्सा से संबंधित है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था, उनका नाम था रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी किया था। अगला यहाँ पे मैच कराना है तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को हम देख सकते हैं कहाँ पे, प्रयाग प्रशस्ति में। चंद्रगुप्त द्वितीय का अगर बात करिएगा तो महरौली लौह स्तंभ है रिलेटेड। स्कंदगुप्त का बात करिएगा तो भीतरी स्तंभ लेख है। और बुद्धगुप्त का बात करिए तो पहाड़पुर ताम्रपत्र है। इन सभी जगह पे इनके बारे में डिटेल पता चल जाता है। अगला है आपका कुमार देवी प्रकार, यह चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा इसके लिए शासक। देखिए कुमार देवी प्रकार जो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। बीना बाधक प्रकार का हो जाएगा समुद्रगुप्त, ये पैसा है। कुमार देवी प्रकार का पैसा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। बीना बादन प्रकार का जो सिक्का था, मुद्रा था, वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। चक्र विक्रम प्रकार का हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से। और कार्तिक के प्रमाण जो हो जाएगा कुमारगुप्त फर्स्ट से संबंधित था। अगला देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट शासक है, उपाधि है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त को बोला जाता है अश्वमेघ पराक्रम वाले। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे परम भगवत कहलाते हैं। स्कंदगुप्त की बात किया शकोरपन कहलाते हैं। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम शासक जो है उनकी पत्नी कुमार देवी, जिसको लिच्छवी की महारानी थी,
बेटी थी, मतलब वहाँ के महाराज के। रामगुप्त का बात करिएगा तो ध्रुव देवी उनकी पत्नी थी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था। रुद्रसेन द्वितीय का पत्नी प्रभावती गुप्त थी। और ये इम्पोर्टेंट है, और ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ का रहा है किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय किया है? तो समुद्रगुप्त है। सर्वराज्योच्छेता, सभी राजाओं के उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण किसने किया? तो समुद्रगुप्त ने ही किया था। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय के पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप भी खत्म कर दिया? उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय था। शकों को पूरा खत्म कर दिया था इन्होंने। रचनाकार और रचना देखिए, आर्यभट्ट ने क्या लिखा है? आर्यभट्टीय। धनवंतरी का अगर बात किया रचना, नवीनतरम लिखा है। ब्रह्मगुप्त की बात करिएगा तो ब्रह्म सिद्धांत दिया है। 12 मिहिर की बात करिए तो पंच सिद्धांत दिया है। ये सारे पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपका सुदर्शन झील, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदेमन ने करवाया थी। दूसरी बार उसका मरम्मत कराने वाला स्कंदगुप्त था। पर पहली बार रुद्रदमन, और रुद्रदमन के बाद क्या है? स्कंदगुप्त, उसका मरम्मत करवाया था झील का। झील क्या होता है? जो चारों तरफ मिट्टी से घिरा हो, बीच में पानी हो, उसको झील बोलते हैं। तालाब या झील, बड़ा स्तर को झील, छोटा को तालाब। प्रशासक और प्रशासकीय विभाजन, जैसे मुक्ति प्रांत का उपरिक कहलाता था। विषय, जिला को हम लोग विषयपति कहते थे। नगर में जो प्रशासक था उसको नगरपति, और ग्राम को ग्रामिक कहते थे। ये कई बार एग्जाम में आया ये दोनों। आगे है कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित है उसको पढ़ते हैं, ये नहीं है सुमेलित। महासंधि विग्रहिक जो है युद्ध व शांति का मंत्री होता था। महादंडनायक बोलते थे, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, कुछ दिन पहले ही अभी एग्जाम में आया हुआ है। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। इस क्वेश्चन में है क्षेत्रीय भूमि, तो कृषि योग्य भूमि को क्षेत्रीय भूमि कहते हैं। वस्तु भूमि की बात करिएगा तो निवास योग्य भूमि। अप्रहत भूमि की बात करिए तो जंगली भूमि। खील भूमि की बात करिएगा तो कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला को भूल जाइए, आगे पढ़िए, ये सब सही है। किरात, जुर्नियम, भारबी, 10 कुमार चरित्र, दंडीन, मृक्षकट्टिकम, शूद्रक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। अगला है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसको भूल जाइए और सब पढ़िए। वाण्य भट्ट की बात करिएगा तो अष्टांग हृदय। कामदक की बात करिएगा नीतिसार। विशाख दत्त की बात करिएगा मुद्राक्षस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत बार एग्जाम में आता है। श्रेष्ठ की बात करिएगा साहूकार होता था। सार्थवाह की बात करिएगा व्यापारी। कुलिक की बात करिएगा शिल्पी या कारीगर। कायस्थ की बात करिएगा लेखक होता था उस समय। आज की क्लास का बस थोड़ा सा क्वेश्चन और बच गया है, 93 तक करेंगे। करा है मिहिर कुल का संबंध था, तो हूनों से संबंधित थे। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला कौन था? तो मौखरी। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य धारण किया था। तो कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींचता है? क्योंकि इसमें जंग ही नहीं लगता। इतना दिन का लोहा का फिर भी जंग नहीं लगता है। प्राचीन भारत में गुप्त काल में संबंधित गुप्त चित्रांकन के केवल 2 उपकरण उपलब्ध है। इसमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा विशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो बाघ गुफा में है। अगला है पुंड्रवर्धन यानी मुक्ति यानी प्रांत अवस्थित है, तो उत्तर बंगाल में है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था, जिसने अपने आप को परम भागवत कहा था। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा दोस्त। 93, 71 और 91 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने आज के क्लास में करा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे उत्तर गुप्त काल की बात करेंगे, जिसको वर्धन वंश बोलते हैं। और कब तक करेंगे? 647 ईस्वी तक की सारी बातें करेंगे अगले क्लास में। इसके बाद ढेर सारे अभी है जो धीरे धीरे हम लोग करते चलेंगे आगे। आपका बस साथ का ज़रूरत है। आप साथ जितना ज़्यादा देंगे उतना बेहतरीन तरीक़ा से हम आगे करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।